Hello and welcome to Sports Arena. I am your host Umar. Along with me our very own हसन उस्मान. अस्सलाम वालेकुम. आज हम फिर क्रिकेट पर तज्जिया करने जा रहे हैं. इंग्लैंड की टेस्ट टीम 3 टेस्ट मैच सीरीज़ के लिए मुल्तान पहुंच चुकी है, जिसका पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया. पहले हम स्क्वाड पर थोड़ा से तज्जिया करेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे. जी हसन, 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया. क्या आप मुतमईन हैं इस स्क्वाड से? जी उमर, जैसा कि हमें पता है लास्ट हमारी टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुई थी, होम सीरीज़ थी, तो हमें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा. हमारी सीरीज़ वाइट वॉश हुई और बांग्लादेश ने हिस्ट्री में हमें पहली दफ़ा शिकस्त दी. तो ये हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए बहुत वरिंग साइन था कि इस शिकस्त से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. तो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जैसे कि अब 7 अक्टूबर से मुल्तान स्टेडियम से स्टार्ट हो रही है, तो होपफुली हम अच्छी उम्मीद है कि अच्छी सीरीज़ जाएगी. लेकिन अगर हम स्क्वाड की तरफ देखें तो स्क्वाड में शान मसूद को एज अ कैप्टन वापस शान मसूद को रिटेन किया गया है डिस्पाइट 5 कंसेक्यूटिव डिफीट्स, और उस पीसीबी ने उन पर कॉन्फिडेंस शो किया है. लेकिन ये शान मसूद का लास्ट चांस है. अगर वो अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव नहीं करते तो मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका टूर पे रिजवान को कैप्टन बनाकर भेजा जाएगा. जी, तो क्या आप इस फैसले से हसन खुश हैं? आपका क्या ओपिनियन? जी उमर, मुझे लगता है कि शान मसूद को चांस देना चाहिए, क्योंकि शान मसूद को पहली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली, तो डेट वाज काफी डिफिकल्ट है. हम काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीते. यस, दैट वाज डिफिकल्ट सीरीज फॉर ऑल द सबकॉन्टिनेंट टीम्स, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया से जीतना इट्स वेरी टफ, और हमारी हिस्ट्री में हम कभी भी टेस्ट सीरीज उनसे नहीं जीते हैं. लेकिन तो इस दफा वैसे हम क्लोज गए थे. जो मेलबर्न टेस्ट है, मेलबर्न टेस्ट हम जीत सकते थे अगर हमारी बैटिंग पैनिक ना करती. वहाँ पे हमने कुछ अपने ग्लिम्स दिखाए थे, लेकिन एज यू नो कि हम नहीं जीत पाए. अच्छा, अगर मेरे से आप पूछें शान, मैं वैसे बहुत फेवर में हूँ कि हमें एक प्लेयर को चांस देना चाहिए. इंस्टेबिलिटी किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए. जी बिल्कुल. लेकिन दूसरी साइड पे मैं रिजवान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ एज अ कैप्टन. मैं बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सही बात है, लेकिन मैं बाबर को एज अ कैप्टन नहीं लाइक करता, क्योंकि बाबर एज अ लीडर नहीं है. रिजवान एज अ लीडर हैं, वो आपको तीनों फॉर्मेट में लीड कर सकते हैं. अगर इसके बाद रिजवान आते हैं तो आई एम हैप्पी विद दैट. और अगर शान मसूद कुछ कर लेते हैं, या फिर वो 3 साल जिंक्स के हम 3 साल से होम में एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते, या वो जिंक्स खत्म हो जाता, तो वो भी एक अच्छा साइन है. जी उमर, ये आप कह सकते हैं कि रिजवान एक अच्छी चॉइस हो सकती हैं शान मसूद के बाद, लेकिन अभी शान मसूद को जैसा कि हमारी सेलेक्टर्स ने अच्छी बात है, ट्रस्ट देना चाहिए, ट्रस्ट दिया है, तो बहुत अच्छी बात है. हमारी सिलेक्शन कमेटी और हमारे चेयरमैन साहब अपनी स्टेबिलिटी रख रहे हैं और अपने कैप्टन को रिटेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. और हमारे स्क्वाड भी अगर हम देखें तो हमने अपने स्क्वाड के अंदर भी काफी प्लेयर अपने वापसी उनको से चेंजेस हुई हैं. हमारे स्क्वाड में कुछ चेंजेस हुई हैं, लेकिन हमने मोस्टली प्लेयर्स को वापसी चांस दिया है कि उनको प्रॉपर चांस दिया जाए. और ये कहीं अगर देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है. अगर हम देखें जैसे बांग्लादेश स्क्वाड में नोमान अली इंक्लूड नहीं थे. हमारा इरादा था कि हम रावलपिंडी के अंदर ग्रीन पिचेस बनाएंगे और फास्ट बॉलिंग फास्ट बॉलिंग पिचेस बना के सीमर्स के साथ जाएंगे, बट ये वाली स्ट्रेटजी हमारी बहुत ज़्यादा फेल रही. मेरे लिहाज से ये अच्छी स्ट्रेटजी थी, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो दैट्स वाज अ फॉल्ट फॉर अस कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये. लेकिन देखें ना कि एक चीज़ स्क्वाड सेलेक्ट हो गई है, और मेरे नज़दीक ये स्क्वाड बेस्ट है अगर आप इन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज करें. जी. और दूसरी चीज़, एक कोर इशू आता है इंस्टेबिलिटी और मेंटली अगर हम प्लेयर्स को रिलैक्स कर दें. जी. वैसे अगर ओवरऑल इंक्लूजन देखें आमिर जमाल इंजरी से वापस आ रहे हैं, वो एक अच्छी इंक्लूजन है. जी उमर, मुझे आमिर जमाल एज सच हमेशा की तरह वो प्लेयर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है. वो पोटेंशियली बहुत अच्छा प्लेयर है, 100% देता है, वो 100% लगता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज़ देखी है, सिडनी टेस्ट मैच में देखा, परफेक्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस. जी, बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा. आमिर जमाल को मैंने रिसेंटली चैंपियंस कप में फॉलो किया है. वहाँ पे वो मुझे इतने फिट बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आए हैं. बैटिंग में भी उनके मुझे ग्लिम्स नहीं नज़र आए हैं, क्योंकि वो लास्ट सीरीज़ में फिटनेस की वजह से बाहर थे बांग्लादेश सीरीज़ से. मुझे लगता है आमिर जमाल में भी कुछ एरर्स लग रहे हैं कि वो फिटनेस अभी फुली फिट नहीं हुए. अगर हम इंटरनल इश्यूज़ की बात करें तो उसमें एक टूथलेस बॉलिंग अटैक है, और टूथलेस बॉलिंग अटैक को अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो उसमें फिटनेस एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है. फिटनेस इशू है, और कंसिस्टेंसी
कि हमारी बॉलर्स देखे ना, जैसे अब रिसेंटली हम देखते हैं हमारे शाहीन इंजर्ड हुए, हमारे नसीम शाह इंजर्ड हुए, हारिस रऊफ हमारे इंजर्ड हुए, एंड देन नाउ खुरम शहजाद एक न्यू इंक्लूजन थी, लेकिन वो भी अब देखें वो नया इंक्लूजन था, डोमेस्टिक में उसने बहुत परफॉर्म किया और उसने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो भी फिटनेस से 2-4 रहे। तो ये हमारे लिए एक बहुत वरिंग साइन है कि हमारे फास्ट बॉलिंग हमारी टेस्ट सीरीज में डिक्लाइन की वजह ही यही है, टेस्ट क्रिकेट में डिक्लाइन की वजह यही है। एक तो हम अपने फास्ट बॉलर्स को फुली फिट नहीं रख पा रहे, और हमारे स्पिनर्स बहुत बड़ी, मुझे लगता है उमर, स्पिनर्स भी हमारी टेस्ट टीम की एक बहुत बड़ी बैकबोन हमेशा से रहे हैं। लास्ट डेकेड में अगर हम अपनी टेस्ट सक्सेस की बात करें जो अंडर मिसबा रही है, उसमें बैकबोन इंटरनली स्पिनर्स नहीं थे। आप ये आर्ग्यू जैसे यासिर शाह को देख सकते हैं, कर सकते हैं कि वो सीरीज यूएई में थी, लेकिन लेटर ऑन अगर हम यूएई में ही बात करें तो उमर, मैं मानता हूं कि स्पिनर्स एक टेस्ट क्रिकेट के लिए, एक टेस्ट टीम के लिए बैकबोन की तरह होती है, अगर सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में। तो सबसे बड़ी वजह ही हमारी रही है कि हम अपनी होम सीरीज में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाए 2021 के बाद। तो हमारी बहुत बड़ी मेन वजह यह है कि एक अच्छा स्पिनर हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए हैं, हमने अच्छे स्पिनर्स को चांस ही नहीं दिया है। अच्छा हसन, अब बैटिंग के साइड पर थोड़ा आ जाए, स्क्वाड ठीक है, बैटिंग के एतबार से मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक इंक्लूजन जो मैं चाहता था होनी चाहिए, आप मुझसे इख्तलाफ रख सकते हैं इस चीज़ में। साइम अयूब, बेशक उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी बांग्लादेश के अगेंस्ट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन उसका डोमेस्टिक में इतना पोटेंशियल नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। हाँ, वाइट बॉल क्रिकेट में है, ठीक है। मेरे नज़दीक शान मसूद को एज एन ओपनर शिफ्ट करना चाहिए था अब्दुल्ला शफीक के साथ, और वन डाउन कामरान गुलाम को इन करना चाहिए था, ताकि क्योंकि कामरान गुलाम के पास एक्सपीरियंस है इसी पिचेस पे, बिल्कुल ये है जी उमर। तो अगर आप उन्हें होम सीजन में चांस दे रहे, अब आप नेक्स्ट अगर साउथ अफ्रीका टूर है फॉर एग्जांपल, आप उन्हें साउथ अफ्रीका टूर पे ले जाएं, वहाँ पे अब उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ वो फेल होगा, आप उसे लॉन्ग टाइम ड्रॉप कर देंगे, आप उसे होम सीजन में चांस ही नहीं दे रहे। ये आजकल हमारी क्रिकेट के अंदर बहुत मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन कामरान गुलाम के हवाले से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है कि कामरान गुलाम का हर कहीं नाम आ रहा है। कामरान गुलाम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा रन्स के अंबार लगाए हैं, मैं भी उनको बहुत अच्छा समझता हूँ। लेकिन जहाँ तक रही साइम अयूब की बात, साइम अयूब आए हैं, इमामुल हक को ड्रॉप किया गया है, इसकी वजह से साइम अयूब को ऐड किया गया। मेरे लिहाज से साइम अयूब एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, आप उन्हें स्क्वाड में रख सकते हैं। मैं साइम अयूब का मैं कामरान गुलाम का भी बहुत अच्छा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कामरान गुलाम को टेस्ट टीम में होना चाहिए। सलमान अली आगा को अगर हम देखें, हुरैरा को देखें, कुछ नए प्लेयर्स हैं, मैं भी चाहता हूँ कामरान गुलाम टेस्ट स्क्वाड में हमारे शामिल हो। अच्छा, अगर अब हम ओवरऑल देखें 15 मेंबर स्क्वाड हमारे सामने है, जी, आपको लगता है मुल्तान टेस्ट में जो जिंक्स चलता आ रहा है 3 साल से कि हम अभी तक एक भी होम टेस्ट में नहीं थे, मुल्तान टेस्ट में कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, या फिर हम वही 3 साल से जो सर खपा रहे हैं वही होता है? यार उमर, ये बड़ा एक सख्त सवाल है जो मैं अगर दिल से देना चाहूँ तो मैं हमेशा चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम जीते, बट अगर दिमाग से सोचा जाए, जैसा कि इंग्लैंड टीम अगर हम उनको देखें तो अभी वो बहुत अच्छी सीरीज खेल के आ रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। लास्ट कैंपेन भी उनकी याद, लास्ट कैंपेन बेसबॉल, आपको याद हो बेसबॉल, वो बहुत ज़्यादा तेज़ क्रिकेट खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको बीट करना आसान नहीं होगा। लेकिन हमारी होप्स आई हैं, लेकिन प्लेयर्स अगर देखा जाए तो वही घिसे पिटे प्लेयर्स हैं बांग्लादेश वाले। मेरा जहाँ तक राय थी तो इस सीरीज़ के अंदर अगर हम पुराने प्लेयर्स के साथ भी तो हार ही रहे हैं ना, तो अगर हम नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दें और उनको वो एक्सपोजर दें कि वो बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करें और बड़ी टीम के खिलाफ खेलें, तो ये अच्छा हो सकता था कि हम नए प्लेयर्स को इंक्लूड करें इस सीरीज़ के अंदर, और क्या पता इस सीरीज़ से हमें कोई नया टैलेंट मिल जाता। इशू, अगर मैं कोर इशू की बात करूँ ना, तो इस वक्त हमारा एक प्लेयर जहनी दबाव का शिकार है। जी, बिल्कुल ऐसी उसकी बड़ी वजह यह है इनस्टेबिलिटी। अगर हम पिछले 3-4 साल में देखें, हमने कितने कैप्टन चेंज किए हैं, हमने कितने चीफ सिलेक्टर चेंज किए हैं, हमने कितने कोचेस चेंज किए हैं, सबसे बड़ी बात हमने कितने चेयरमैन चेंज किए हैं। और चेयरमैन, अब मैं पाकिस्तान में क्या इंस्टेबिलिटी की बात करूँ कि जिस मुल्क में इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए, तो मैं अगर इंस्टेबिलिटी की बात करना फजूल है। लेकिन जो हमारे मुल्क का हाल है वो इंस्टेबिलिटी की वजह से, सबको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो तो उमर हमारे मुल्क का चीज हम अपनी क्रिकेट टीम में देख रहे हैं कि
इंस्टेबिलिटी की वजह से इतना हमारी team डाउनफॉल हारी हमारी क्रिकेट में, मेरा ख्याल से तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मैं अपनी देखी आंखों से देखता हूं, तो इतना हमारी डाउनफॉल तो बहुत ज़्यादा आया है इस बार हमारी क्रिकेट में। बहुत ज़्यादा हम लैग कर रहे हैं। हम देखें, अगर देखा जाए, हम बांग्लादेश से टेस्ट क्रिकेट में पहली दफ़ा हार गए हैं। वो भी अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात देखें तो हम यूएसए से हारे हैं, रिसेंटली हम आयरलैंड से हारे हैं। तो हमारी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है। 50 और वर्ल्ड कप की हालत भी हमारे सामने थी। इंडिया में भी हम बहुत बुरा हारे हैं, अफगानिस्तान से हारे हैं। तो हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। अगर देखें ना, हम शुरू से बात, अगर थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा रिवाइंड करें और 2021 में आ जाए जी, जब लास्ट सीरीज हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीते थे, उसके बाद रमीज राजा टुक ओवर इन लास्ट ऑफ 2021 वर्ल्ड कप में, उनके बाद उन्होंने टुक ओवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक लीग इंट्रोड्यूस करवाई, पाकिस्तान जूनियर लीग जी, ठीक है। उसका बजट था 970 मिलियन, ठीक है, और उसने रेवेन्यू जनरेट किया 96 मिलियन। कितना बड़ा खसारा ये है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने देखा है रिसेंट 2 टाइम में गवर्नमेंट्स किस तरह चेंज हुई है, कितनी इंस्टेबिलिटी रही है। रमीज राजा के बाद आगे नजम सेठी जी, उन्होंने आके डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइव करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद ज़का अशरफ साहब की बात ना ही की जाए तो बेहतर है। उन्होंने तो वर्ल्ड कप के दौरान ही प्रेस रिलीज दे दी थी, जहाँ हमारा इतना इंपॉर्टेंट मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उन्होंने एक दिन पहले प्रेस रिलीज दे दी, जिसका बेसिक एम ये था कि भाई बोर्ड का प्लेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लेयर्स और कैप्टन को पूरी चॉइस दी गई थी कि अपनी मर्जी, सिलेक्टर और कैप्टन को पूरी चॉइस दी गई थी। जी उमर ऐसी है। उसके बाद ज़का अशरफ को डिथ्रॉन किया हमने, और ज़का अशरफ के बाद आगे मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी की समझ नहीं आ रही, वो पीसीबी चेयरमैन भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं वो। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने एक चैंपियंस कप इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसकी मुझे चैंपियंस कप की समझ नहीं आ रही कि जो डोमेस्टिक सर्किट में 3 टूर्नामेंट ऑलरेडी नहीं कर चुके, वो चैंपियंस कप ऐसा क्या कर लेगा, जो पीएसएल नहीं कर सका, जो कायदे आज़म ट्रॉफी नहीं कर सकी। चैंपियंस कप लगाने से कोई मैजिक स्टिक है कि वो आबरा का डाबरा करके सब कुछ ठीक हो, ऐसा तो नहीं। और उमर सबसे बड़ी अहम बात ये है कि चैंपियंस कप में सुने, चैंपियंस कप में जो मेंटोर्स रखे गए हैं, सोर्सेज से कुछ खबर आती है कि पर मेंटोर पर महीने का 50-50 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। अगर देखा जाए वो मेंटोर्स 50-50 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, और हमारी क्रिकेट का हाल ये है। इतना होगा 50 लाख हो सकता है, सोर्सेज की है खबर, लेकिन जो मैंने रीड किया है उसके मुताबिक 5 लाख मेंटोर मंथली ले रहा है, ये कंफर्म है। और मेंटोर के अलावा कोचेस भी हैं, और मेंटोर अब मुझे पता नहीं कौन सी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देगा, कान में आके कुछ कहेगा कि प्लेयर्स परफॉर्म। यही मेंटोर्स तो पहले भी हमारी क्रिकेट टीम के साथ रह चुके हैं। मिसबा ने भी कोचिंग की है, वकार यूनुस भी कोचिंग में रह चुके हैं, ऐसे सकलैन मुश्ताक भी कोचिंग में रह चुके हैं, शुएब मलिक भी अपनी हमारी टीम में रिसेंटली रह चुके हैं, सरफराज अहमद भी रिसेंटली टीम में रह चुके हैं। तो ये क्या डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो हमारे प्लेयर्स को नई चीज सिखा सकते हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है, सब चीजें वही सेम है। कुदरत का निजाम होता रहा, और अब मेरा ख्याल शायद कोई जादू की छड़ी आएगी और वो मेंटोर्स घुमाएंगे और हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेन हमारा ये तो मेरा डिस्कशन यही है कि हम रियलिटी से भाग रहे हैं, सीधी सी बात है। हमारे कोर इश्यूज हैं, हमें स्टेबिलिटी, मेन हमारा कोर इशू यही है कि हमने अपनी पाकिस्तान डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये वाहिद स्पोर्ट्स है जिसमें हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी अगर हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इससे बेहतर है कि फिर हम क्रिकेट पे बैन लगाएं, क्योंकि श्रीलंका पे आईसीसी ने बैन लगा दिया था थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस पे। आप देखें ना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्लियर है और आईसीसी को नजर नहीं आ रही। आप देखें दुनिया की क्रिकेट छोटी टीम में कैसे उभर के आ रही हैं। आप देखें श्रीलंका ने इंग्लैंड में रिसेंटली इंग्लैंड को हराया है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रिसेंटली हराया है, श्रीलंका ने इंडिया को और अभी न्यूजीलैंड को जो ओडीआई में हराया है। तो हम छोटी टीमें बहुत ज्यादा निकल के सामने आ रही हैं, और हमारी पाकिस्तान टीम मिनों की तरह दिन ब दिन बनती जा रही है ना। मैं आपको बताऊं ना, प्लेयर्स ये बेस्ट लॉट है हमारे पास, इसमें चेंजेस हो सकती हैं, ये बात नहीं कर रहा कि चेंजेस नहीं हो सकती, ये बेस्ट लॉट है हमारे पास इस वक्त मौजूदा। लेकिन जब आप एक प्लेयर्स को मेंटली तौर पे रिलैक्स ही नहीं करेंगे, यहाँ प्लेयर के माइंड में क्या है कि मैंने अपनी जगह सिक्योर करनी है, वो टीम के लिए नहीं खेल पा रहा है, उसे पता है जब ऊपर से आपको उठा के फेंक सकते हैं तो नीचे वो क्या चीज़ यार। बट उमर मैं अगर अपनी एनालिसिस दूं तो यार हमने इन प्लेयर्स को कितना बैक किया है और इनको कितना बैकअप चाहिए। इन लोगों को हम कब से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। बाबर आजम देखें, हमारी देखें अगर हमारी कोर है, हमारी कोर क्या है, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, रिजवान, शादाब खान, ये हमारी कोर है। अब हम तो आपने यूनिटी डिस्टर्ब की ना ज़का अशरफ साहब, थैंक यू ज़का अशरफ साहब, आपका आपने जो कैप्टनसी डाल के बीच में
शाहीन और बाबर के बीच जो आपने किया, पहले शाहीन को कैप्टन बनाया, फिर एक सीरीज देके बाबर को वापस रिटेन कर लिया। उमर मुझे नहीं समझ आता ये बीच में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है या कोई गली मोहल्ले की टीम है, जैसे इनमें कैप्टनसी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता ये किस बुनियाद पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये घर से लाए थे कैप्टनसी, ये कहाँ से लाए थे कैप्टनसी? कैप्टनसी एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है हमारी क्रिकेट टीम में। सबसे मेन बात ये है हम प्रोफेशनल तरीके से सोचते नहीं है, हमारे प्लेयर्स नहीं सोचते हैं। तो जब हमारी टीम में प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो हम कब हमारी तरक्की होगी? हमारी कौम का भी यही हाल है, हमारी प्रोफेशनल ही नहीं है हमारी कौम। वो वही चीज सेम होती जा रही है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे बीइंग अ पाकिस्तानी, वो मिसबाह को मैं सल्यूट करना चाहूँगा। जो लास्ट डेकेड में उसकी अचीवमेंट्स हैं हमारे लिए, एक वही डेकेड था जो टेस्ट क्रिकेट में हमारी सक्सेस स्टोरी थी। का थोड़ा सा अगर मैं रिकॉर्ड डिस्कस करूँ, 2010 में सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर पे बैन लगा, सलमान बट कैप्टनसी से हटे, मिसबाह ने टेक ओवर किया। ऐसी है। 2010 से 2017 तक मिसबाह कैप्टन रहे हैं 7 साल जी। उससे पहले पाकिस्तान के 6 सालों में 6 मुख्तलिफ कैप्टन्स थे। जी जी। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है 48 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 12 मैचेस जीता है, 22 हारा है, 14 ड्रॉ हुआ है। आफ्टर मिसबाह पाकिस्तान 24 मैचेस, अगेन मिसबाह के टेन्योर में पाकिस्तान ने 48 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 48 से ज़्यादा ही खेले हैं, बल्कि जिसमें 48 का एक फिगर है, जिसमें 24 टेस्ट मैचेस मिसबाह के अंडर पाकिस्तान जीता है। जी जी। 11 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं और 13 टेस्ट मैचेस हारे हैं। अब मिसबाह की एक और अचीवमेंट जो मैं आपको बताऊं, 2011 से लेकर 2010 या 2010 से लेकर 2010 क्यों 2010 के लास्ट में थी, और 2010 की सीरीज थी जो न्यूजीलैंड को और साउथ अफ्रीका को यूएई में होस्ट किया गया था। 2017 तक मिसबाह कैप्टन रहे हैं। इस पूरे टेन्योर में हमने होम सीरीज जो होस्ट की हैं वो यूएई ने की हैं, और पाकिस्तान यूएई में अंडर मिसबाह एक सीरीज भी नहीं हारा। इंग्लैंड को हमने क्लीन स्वीप किया, इंग्लैंड को 2-0 किया, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 किया, ऐसे ही है। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ सीरीज बराबर की, श्रीलंका को हराया हमने। और मिसबाह जाते जाते लास्ट टूर था जो उनका कैरिबियन सॉइल पे था, पाकिस्तान आज तक कैरिबियन सॉइल पर टेस्ट सीरीज कभी नहीं जीता। ऐसे ही है। वो मिसबाह ने जाते जाते पाकिस्तान कैरिबियन सॉइल पे पहली दफा 2017 में टेस्ट सीरीज जीता था। ऐसे ही है उमर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है। तो लास्ट सक्सेस स्टोरी हमारी मिसबाह के दौर में ही रही है। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा हो। जितना बुरा टाइम हम फैंस ने, हम लोगों ने देख लिया है, हम होप करते हैं कि आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो और हमारी चीजें दुरुस्त हो। आप जो देख रहे हैं वो भी यही चाहता है कि हमारी क्रिकेट टीम अच्छी हो, हम सब यही चाहते हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं है, बट हम अपनी जब रूट्स नहीं सही करेंगे, जब हम अपने मामलात में दुरुस्त करेंगे तो हमारी टीम कैसे तरक्की करेगी? हम किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम ऑनेस्टी, इंस्टेबिलिटी वाला कोर इशू आ रहा है हमारा, कि वो नहीं है। बस हम पूरी उम्मीद है कि होपफुली ये सीरीज जब आप हमें देख रहे होंगे, ये शायद टेस्ट मैच भी शुरू हो गया हो, तो होपफुली ये सीरीज हम अच्छी खेलें। मुल्तान के अंदर 2 टेस्ट मैचेस हैं, रावलपिंडी में 1 टेस्ट मैच है। ये सीरीज हम अच्छी खेलें और दुनिया को दिखाएं कि हम में अभी भी वो पावर है। हम एटलीस्ट वापस हम वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, हम टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 रहने वाली टीम है, लास्ट डेकेड में रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है इस सीरीज से, होपफुली हम ये प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। और जाते जाते, बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ मिसबाह, मैं मिसबाह को लेके कोई इंटरेस्टिंग बात है, 2019, 2020 और 2021 में जो होम सीरीज हमने जीती है बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें हमारे हेड कोच भी मिसबाह उल हक ही थे। ऐसी है। तो अंडर मिसबाह हमारी टेस्ट टीम काफी सक्सेसफुल रही है। ऐसी है। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि टीम हमारी आगे परफॉर्म करे, और एटलीस्ट ये जो 3 साल से जिंक्स चलता आ रहा है कि हम अभी तक टेस्ट मैच या टेस्ट सीरीज होम में नहीं जीते, उमर, हम उनको तो खत्म हो। हम उनको हारने के बाद भी सपोर्ट करते हैं। आप सबसे भी गुजारिश है उन्हें सपोर्ट करें, सपोर्ट ही कर सकते हैं। फिर सीरीज के बाद हम एनालिसिस अपने पूरे तरीके से करेंगे, लेकिन अब हमारा फुल सपोर्ट है उनके साथ और होपफुली हम इंग्लैंड को। लेकिन ये एक और इशू है, अगर हम इसको एक तो रियलिटी से मुंह फेर लेंगे और ये कहेंगे कि मैजिक स्टिक आके घुमाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। ये चीजें जब तक इन पे काम नहीं होगा, हमारी टीम नहीं ठीक होगी, हम ट्रैक पे नहीं आ सकते। अगले साल हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि हम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतें। 8 साल हो गए हैं, क्योंकि इंडिया रिसेंटली एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत चुकी है, तो वो चीज़ अब वो जो 2022 का फाइनल है, 2021 का सेमीफाइनल है, वो हॉन्ट कर रहा है अब हमें कि यार हम उस टाइम पे एक इंटरनेशनल ट्रॉफी निकाल सकते थे, हम खैर नहीं निकाल सके। एनीवेज, आई होप के इंग्लैंड सीरीज़ में वो चीज़ें वो ना हो जो बांग्लादेश सीरीज़ में है। आई होप कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएँ और हम सीरीज़ ना भी जीतें तो एटलीस्ट वो जिंक्स ख़त्म कर दें कि जो हम 3 साल से अपने घर में टेस्ट मैच ही नहीं जीत पा रहे।
एटलीस्ट वो जीते। ऐसे ही। आज के लिए स्पोर्ट्स एरिना से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अस्सलाम मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Using Curry way downtown. Bang! What about Bowden and Cummins? What a catch! The skipper, he knows how important that is. It's a Bolton